हेलो कंप्यूटर्स, रीड लेवल 2 साइंस मॉक टेस्ट फर्स्ट में मिल लेते हैं हम। अब तक आपको सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जीवाणु, विषाणु और कवक से रिलेटेड वीडियोस उपलब्ध करवा चुका हूं। अच्छा रुझान आया है आपकी तरफ से। आज अपने वादे के मुताबिक एक क्वेश्चन सीट की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्न में से कौन सा गुण विषाणु से संबंधित नहीं है? इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। केंद्रीय पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है। ये निर्जीव होते हैं और केवल परपोषण में ही गुणन नहीं करते हैं। इसमें से गौर कीजिएगा जो मैं आपको बता। अब इस प्रश्न को गौर कीजिएगा और मुझे इस प्रश्न से सीधा यही दिखाना है कि कंपटीशन में हमसे गलती कहाँ होती है और हमें विशेष स्तर पढ़ना क्या है। निम्न में से कौन सा गुण विषाणु से संबंधित नहीं है? जैसे ही आप इसको देखते हैं नहीं के अंदर अंडरलाइन लगा दीजिए ताकि आपको फायदा हो जाए। इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं, सही है। केंद्रीय पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है। डीएनए या आरएनए ये भी फैक्ट है। डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा और आरएनए होगा तो डीएनए नहीं होगा। ये विषाणु की खासियत है। अब ये निर्जीव होते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ये योजक कड़ी है सजीव और निर्जीव की। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, ये तो इसका कैरेक्टर है साहब। और गुणन नहीं करते हैं ये बात इससे संबंधित नहीं होगी। तो आपका आंसर 4 की तरफ। लास्ट में आंसर शीट दे चुका हूं, इसलिए कभी आप इस वीडियो को सीधे भी देखें तब भी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ देता हूं। इस स्क्रीन पे मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? हैजा टाइफाइड, जहां नाम आएगा जीवाणु जनित है साहब। तब आपके पास ऑप्शन नंबर 3 जा रहा है। कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप चारों ऑप्शन को एक बार नजर मारें। तीसरा अतिसार और चौथा जो है वो ये सभी। तो स्वाभाविक है ये सभी तो होगा नहीं क्योंकि जीवाणु जनित रोग नहीं है, नहीं दे रखा है, तो अतिसार इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? ईस्ट प्रतिजैविक नहीं है साहब, एक कोशिकीय ये कवक है। अल्कोहल प्रतिजैविक हो ही नहीं सकता। स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं है, सॉरी स्ट्रेप्टोमाइसिन है। और सोडियम बाइकार्बोनेट ये नहीं है। तो आपका आंसर जो जाएगा वो स्ट्रेप्टोमाइसिन पे जाएगा जो एक प्रकार का प्रतिजैविक है। एंटीबायोटिक, और आपको याद होगा कि एंटीबायोटिक का उपयोग कहाँ होता है? जीवाणु से प्रतिरक्षा के रूप में इसको हम उपयोग में लेते हैं क्योंकि जीवाणु का एक कैरेक्टर होता है कि जब ये अटैक करता है तो अपने चारों ओर एक आवरण बना लेता है। उस आवरण को तोड़ने के लिए प्रतिजैविक की जरूरत पड़ती है ताकि जो उससे संबंधित दवा उस प्रयोग में ली जाए उसका सीधा सीधा उपयोग हो। और वायरस का ऐसा कोई गुण नहीं है, इसलिए एंटीबायोटिक तो आप सुनेंगे लेकिन एंटी वायरल कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। मलेरिया परजीवी का वाहक कॉकरोच हो नहीं सकता, घरेलू मक्खी है नहीं, तितली नहीं है। और तो इसका पहला ऑप्शन जो था जो मैंने उसमें नहीं पढ़ा वो था आपका मादा एनाफिलिस मच्छर। याद रखिएगा मादा एनाफिलिस, नर नहीं। और मैं आपको बताऊं कि हालांकि जो छोटी क्लासेस में इसको इतना विस्तृत नहीं बताया गया है, लेकिन नर क्यों है और मादा क्यों है और नर क्यों नहीं है, इसका एक सीधा सीधा कारण है कि जिस माध्यम से ये संक्रमित करता है वो जो संक्रमणकारी अंग है वो केवल मादा एनाफिलिस की विशेषता होती है, नर एनाफिलिस में वो नहीं पाए जाते हैं। इडली और डोसा बनाने के लिए खमीर युक्त मैदे के आयतन में वृद्धि का कारक है। बहुत अच्छा सवाल है ये और ये संभावित प्रश्न भी हो सकता है आपका। इसका आंसर होगा आपका CO2। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है आपके घरेलू मक्खी से बेटर और कोई हो ही नहीं सकता संचरणकारी। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका सीधा सीधा कारण है साहब उष्णता पीछना तो हो नहीं सकता। इसमें इस कोशिकाओं की वृद्धि होती है और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ जहाँ से वो शोषण माध्यम से
CO2 का उत्पादन बढ़ता है, उसी का कारण ये होता है। प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में उपयोगित है जीवाणु और विषाणु दोनों, जीवाणु और कवक दोनों। मैं जब प्रतिरक्षा पीछे डिस्क्राइब कर चुका, उसमें आपको मैंने बता दिया था कि विषाणु से संबंध इसका नहीं होता। तो पहला ऑप्शन आपका हो सकता है जीवाणु का, विषाणु होगा नहीं, जीवाणु विषाणु ये होगा नहीं। लेकिन अब आपकी समस्या है कि इस प्रश्न का उत्तर खोजते समय आपको पहले और चौथे ऑप्शन पे ठीक से ध्यान देना है। सवाल आपका ये है प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में उपयोगित है जीवाणु, और चौथे में है जीवाणु और कवक दोनों। तो आपका चौथा आंसर इसमें जाएगा, क्योंकि ये कवक भी इसमें उपयोगी होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है आपके, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो नहीं सकता, मोल्डिंग कहते नहीं है इसको, संक्रमण से मतलब नहीं। तो ऑप्शन 3 जो है किण्वन इसका आंसर है। एस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, चीनी नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं, ऑक्सीजन नहीं, अल्कोहल के किण्वन माध्यम से करेगा। प्रतिजैविक का उपयोग पौधों के रोग नियंत्रण में, पशुओं में सूक्ष्म जैविक का संचरण को रोकना, ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है तथा उनकी वृद्धि को रोक देती है। ये तीनों ही बातें सही है, इसलिए ऑप्शन इसका उपयुक्त सही होगा। R.H. व्हिटेकर जिन्होंने पंच जगत संकल्पना प्रस्तुत की थी, उनके अनुसार जीवाणु से संबंधित वर्ग बताना है आपको। प्रोटिस्टा नहीं, कवक नहीं, जीवाणु का संबंध जो होता है मोनेरा से है, तो इसमें चौथा ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है, मोनेरा इसका आंसर होगा। उपापचय की दृष्टि से जीवाणुओं की अन्य प्राणियों से अधिक विषमता या विविधता पाई जाती है, क्योंकि अब जीवाणुओं की अन्य प्राणियों से विषमता या विविधता क्यों होगी? पहला ऑप्शन दे रखा है ये प्रकाश संश्लेषी या रसायन संश्लेषी शोकोशी होते हैं, सही बात है। ये अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों से संश्लेषण कर सकते हैं, ये स्वयं संश्लेषी नहीं होते हैं। बात यहाँ पे ये तीनों ही उपयुक्त प्रकार की हैं जो जीवाणु से रिलेटेड हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी कारणों से। जैव गैस के रूप में उपयोगित और सर्वाधिक प्रचलित गोबर में पाया जाने वाला घटक, नो डाउट मिथेन। नील हरित शैवाल BGL, ब्लू ग्रीन एल्गा में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। पहली दे रखी है ये प्रकाश संश्लेषी शोकोशी होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ये प्रदूषित जल में वृद्धिकारी नहीं होते हैं। नॉस्टक और एनामिना इसके उदाहरण है नील हरित शैवाल के। देखो ये प्रकाश संश्लेषी शोकोशी होते हैं, ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ये प्रदूषित जल में वृद्धिकारी नहीं होते हैं। नॉस्टक अब आपको उस पर छांटना है, केवल एक होगा नहीं, केवल 1 और 4 ये ठीक हो सकता है, केवल 1, 2 और 4 ये बहुकोशिक जीव हैं, ये गलत है, तो तीसरा आपका होना नहीं है। और चौथा है सभी, तो थर्ड और फोर्थ आपका है नहीं, पहला और दूसरे में से आपको छांटना है कि ये प्रकाश संश्लेषी, क्योंकि ये प्रदूषित जल में वृद्धिकारी होते हैं, तो ये विशेषता पहले और तीसरी जो है वृद्धिकारी होते, तो ये काम का होता नहीं दे रखा है, इसलिए ये होगा नहीं। तो पहला और चौथा ये आपका ऑप्शन जाएगा। एस्कस ऑफ बेसिडियम निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीव में जनन के लिए उत्तरदायी है? नो डाउट एस्कस ऑफ बेसिडियम की जब बात होगी तो वो कवक को ही रिप्रेजेंट करेंगे। रोटी के कवक के नाम से जाना जाता है कि आपके रीड का प्रश्न रह चुका है, मीटर इसका आंसर होगा। पादप जगत की ड्रोसोफिला, पादप जगत की ड्रोसोफिला एक फल मक्खी जिसपे आनुवांशिकता के बहुत सारे प्रयोग हो चुके हैं, और जब हम पादप जगत की बात करते हैं न्यूरोस्पेरा इसका आंसर होगा। बैक्टीरियोफेज वास्तव में है, बैक्टीरियोफेज एक तरह के विषाणु जो जीवाणुओं का भक्षण कर लेते हैं।
एडवर्ड जेंडर का संबंध चेचक से है और ये आंसर शीट आपको उपलब्ध कराई जा चुकी है KKM ई-लर्निंग से। ये मैंने आपको एक अपना तैयारी का पूर्व प्रस्तुतिकरण दिखाया है। इस तरह का एक क्वेश्चन शीट आपको प्रस्तुत करूंगा KKM ई-लर्निंग पे और निश्चित समयावधि होगी उसको सॉल्व करके आंसर शीट की फोटो पिक आपको जो है हमें भेजनी होगी और निर्धारित समय पर यदि आप उसको भेजते हैं तो उसके लिए आपको उचित इनाम दिया जाएगा। इस तरह की नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे अपन। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद,